हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुमित सर बीपीएससी टीचिंग। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स की वीडियो। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये मेरे द्वारा खुद ही दोस्तों मेरे नोट्स हैं जिसमें आपको आर्टिकल मिलेंगे, साथ में आपको ये मिलेगा कि जो स्पेशल आर्टिकल है वो मिल जाएंगे। इसके अलावा भारतीय संविधान के जो भी स्रोत हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ से ली गई है, अक्सर करके बीपीएससी दोस्तों पूछता है। तो ठीक है, वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम है सुमित कुमार और मैं दोस्तों TRE 3.0 से बिहार में बीपीएससी टीचर बना हूं, प्राइमरी स्तर का। ठीक है दोस्तों, तो अभी छुट्टियां चल रही हैं इसलिए मैं सोच रहा हूं आप लोगों का सारा कोर्स कंप्लीट दोस्तों करवा दूं जो कि बचा हुआ है। तो ठीक है, आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि आपको पूरे के पूरे सारे के सारे दोस्तों आर्टिकल आपको नहीं पढ़ना है। आपको किसी भी सूरत में आपको सभी आर्टिकल नहीं पढ़ना है, क्योंकि सभी के सभी आर्टिकल ना ही बीपीएससी पूछता है और ना ही आपके मतलब के हैं। तो जो जो आपके मतलब के हैं वही आपको पढ़ना है। तो वही दोस्तों मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूँ। सबसे पहले आप देखिए कि आर्टिकल नंबर 2 में प्रवेश। किसी भी बाहरी राज्य का, अगर कोई बाहरी राज्य दोस्तों स्वेच्छा से चाहता है कि वो भारत, जैसे आपने देखा होगा आर्टिकल 1 में लिखा है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, मतलब भारत क्या है, भारत क्या है, राज्यों का एक संघ है, राज्यों का एक समूह है। तो अगर कोई अदर राज्य भी दोस्तों अगर उसमें शामिल होना चाहता है तो भारत उसको अपने संघ में एंट्री दे देगा। जैसे कि सिक्किम पहले भारत राज्य का हिस्सा नहीं था। जब आज़ादी में सिक्किम भारत राज्य का हिस्सा नहीं था, लेकिन सिक्किम को 36वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा 1975 में 22वां राज्य का दर्जा दे दिया गया सिक्किम को। तो सिक्किम वर्तमान में भारत का एक अभिन्न अंग बन गया है। तो दोस्तों आर्टिकल 2 में प्रवेश है यानी एडमिशन। ठीक है, आर्टिकल 3 में क्या है, निर्माण या गठन। जैसे कि आपको पता है तेलंगाना पहले नहीं था, उत्तराखंड भी पहले नहीं था दोस्तों। 2014 और 2009 में दोस्तों ये बने हैं। ठीक है, तेलंगाना 2014 में दोस्तों आपका ये बना। तो आपको ये पता होना चाहिए कि पहले से ये नहीं था। उत्तराखंड को दोस्तों 13 जिलों को काट कर, किसके, उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को काट कर बनाया गया था उत्तराखंड को। मतलब उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को काटकर उत्तराखंड को बनाया गया था। तो अब मैं आपको बताऊं कि भारत के ही किन्हीं राज्यों में से अगर थोड़ा थोड़ा क्षेत्र काट के अगर नया राज्य बनाया जाए तो हमको आर्टिकल 3 में बदलाव करना पड़ेगा। यानी कि हमको गठन करना है किसी नए राज्य का या किसी निर्माण करना है नए नए राज्य का, तब हम आर्टिकल 2 में नहीं जाएंगे, तब हम आर्टिकल 3 में जाएंगे। जैसे कि दोस्तों तेलंगाना और उत्तराखंड आपके पहले नहीं थे, बाद में बनाए गए। आर्टिकल 9 कहता है कि विदेशी नागरिकता लेने पर भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब इसके बाद आ जाते हैं अनुच्छेद 14 से 18 पर। अनुच्छेद 14 से 18 में दोस्तों समानता समता का अधिकार, विधि धर्म लोक नियोजन दोस्तों ये सब दिया है। तो इसको हम जरा आपको एक फुल फॉर्म में दोस्तों हम आपको पढ़ा दे रहे हैं। चलिए दोस्तों यहाँ पर आ जाइए, एक बार में आप जरा इनको अच्छे से देख लीजिए। देखो अनुच्छेद 14 क्या कहता है, राज्य क्या, जैसे यूपी में आप रह रहे हो, आप मतलब कहीं भी आप रह रहे हो। और दोस्तों संविधान में राज्य का मतलब आपको पूरे भारत से ही लगा लिया जाता है। तो राज्य भारत के किसी राज्य क्षेत्र में, भारत के राज्य क्षेत्र में मतलब पूरे का पूरा भारत के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में किसी व्यक्ति विधि के समक्ष समता से या विधियों से के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। कौन, राज्य नहीं करेगा। राज्य क्या है, पूरे भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। यानी कि विधि के समक्ष समानता, अगर आप शॉर्ट में कहो तो अनुच्छेद 14 कहता है कि विधि के समक्ष समानता रहेगी हर व्यक्ति को। ठीक है, अनुच्छेद 15 क्या कहता है, धर्म मूलवंश जाति लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ दोस्तों विभेद नहीं होगा। किसी भी व्यक्ति के साथ आपको भेदभाव नहीं किया जाएगा। धर्म जाति वंश लिंग जन्म स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 17 दोस्तों अस्पृश्यता का अंत, ये शायद बीपीएससी ने पूछा था, अनटचेबिलिटी का अंत। तो दोस्तों अब आप किसी के साथ भी जात पात को लेकर भेदभाव नहीं कर सकते हैं, छुआछूत नहीं मान सकते हैं। और ये दोस्तों अनुच्छेद 17 कहता है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत है। अनुच्छेद 18 में क्या है, उपाधियों का अंत।
पहले आपने देखा होगा, पहले दोस्तों पहले कौन कौन सी उपाधियाँ दी जाती थी, सर, नाइटहुड, फलाना ढिमका। तो अब ये सारी उपाधियाँ ख़त्म कर दी हैं। अब दोस्तों आपको रैंक मिलेगी, जो कि आपकी सेना वगैरह में जो रैंक मिलती है वो। इसके अलावा आपको पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री, भारत रत्न, ये आपके कोई उपाधि नहीं है, ये आपके सम्मान है, तो ये तो मिलेगा। ठीक है। अनुच्छेद 19 में दोस्तों 6 प्रकार की हमको क्या मिला है, 6 प्रकार की स्वतंत्रता मिली है, जिसमें से स्पीक, मैंने इसकी शॉर्ट फॉर्म बनाई थी SCUTRT। तो स्पीक कॉन्फ्रेंस या मीटिंग, सम्मेलन, यानी कि वाक स्वतंत्रता। C फॉर कॉन्फ्रेंस, यानी कि मीटिंग कर लो, सम्मेलन बना लो। यूनियन मतलब संघ बना लो। ट्रैवल, यानी कि भारत में कहीं भी, किसी भी जगह, भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में कहीं भी मतलब आबाद रूप से यात्रा करने का अधिकार। इसके अलावा रेजिडेंस, कहीं भी भारत में कहीं भी बस जाने का अधिकार। अगर हम चाहते हैं, हम यूपी में रहते हैं, हम चाहें तो बिहार में भी अभी हम रहने सकते हैं, रहना बिहार में भी रह सकते हैं। ट्रेड, भारत में कहीं भी दोस्तों व्यापार करने की स्वतंत्रता है। तो इसकी शॉर्ट फॉर्म में बनाई SCUTRT, SCUTRT। ठीक है। अनुच्छेद 20 का क्या था, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यानी जो आपने जो अपराध किया उसकी दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। इसमें दोस्तों कहा जाता है कि मतलब किसी भी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार किया जाता है तो उसको दोस्तों मतलब उसको 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित किया जाएगा। और क्या कहा जाएगा कि एक बार अगर किसी ने कोई क्राइम किया है तो उसके लिए व्यक्ति को एक ही बार सज़ा मिलेगी। ठीक है। अनुच्छेद 21 कहता है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। ये तो आपको पता है, जीवन जीने का अधिकार। ठीक है। चुप रहने का अधिकार, ये मतलब सॉरी, चुप रहने का नहीं, चुप रहने का तो अनुच्छेद 19 में ही है। जीवन जीने का अधिकार, अपनी जो निजी प्राइवेसी है उसका अधिकार आपके अनुच्छेद 21 कहता है। अनुच्छेद 21 के काम है, अनुच्छेद 21 का 21 के काम है दोस्तों, आपको शिक्षा संबंधी अधिकार दिए। कौन से? शिक्षा संबंधी आपको, जिसमें कहा गया निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी, अनुच्छेद 21 के काम है। इसके अलावा देखो अनुच्छेद 30, और आप जरा देख लीजिए अनुच्छेद 30 में क्या है, शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। आपने देखा होगा सेंट मैरी स्कूल देखे होंगे, सेंट जॉर्ज देखा होगा। ये सब दोस्तों किसके हैं? ये सब जो आपके जितने भी शिक्षण संस्थान आपको जो 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 मिशनरी ईसाई लोगों के या जो मुस्लिम लोगों के आपको देखने को मिलते हैं, ये सब दोस्तों, जैसे आपके सपोज कर लो आपके ईसाई लोग, ईसाई आपके कैसे अल्पसंख्यक हैं, ईसाई दोस्तों अल्पसंख्यक हैं। तो ऐसे लोग जो अपने अपने शिक्षण संस्थान खोले हैं, बड़े बड़े कॉलेजेस या पब्लिक स्कूल खोले हैं, उनको पब्लिक स्कूल खोलने का अधिकार यही अनुच्छेद 30 देता है, यही अनुच्छेद 30 देता है। चलिए अब हम आ जाते हैं दोस्तों 14 से 18 मैंने आपको बता दिया। 1922 भी दोस्तों मैंने आपको बता दिया। इसमें 6 प्रकार की आपकी स्वतंत्रता आपको दी गई है। SCUTRT, स्पीक, कॉन्फ्रेंस या मीटिंग, यूनियन, ट्रैवल, रेजिडेंस, और दोस्तों T फॉर आपकी हो जाता है ट्रेड। ठीक है। तो ये आपके हैं। 21 के में 21 का A में दोस्तों आपको और क्या मिलता है, आपको एजुकेशन संबंधित मिलता है कि अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा। इसके अलावा 23 में आपके बलात्श्रम है कि किसी भी दोस्तों आप उससे बलात्श्रम नहीं करवा पाओगे। 24 में आपको कारखाना मतलब कारखाने में 14 वर्ष से कम के आयु के बच्चे काम नहीं करेंगे। ठीक है। तो ये आपके 23 और 24 के आपके अनुच्छेद थे। अनुच्छेद 25 में अंतःकरण, यानी कि धर्म को अबाध रूप से मानना। आप भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, एक दोस्तों आप एक सेक्युलर राज्य है, आप इसमें किसी भी धर्म को मान सकते हैं अबाध रूप से, कोई भी इस पर रोक टोक नहीं है। उसका आचरण और प्रसार भी कर सकते हैं, धर्म का प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं अनुच्छेद 25 में। इसके अलावा अनुच्छेद 29 में क्या है, अल्पसंख्यकों के अधिकार एवं संस्कृति की सुरक्षा। जो भी अल्पसंख्यक हैं, जैसे कि बौद्ध हैं, जैन हैं, ईसाई मिशनरी, तो इनके जो अधिकार हैं उनकी रक्षा और इनकी जो संस्कृति है उनकी सुरक्षा का दायित्व कौन उठाएगा, भारत का मतलब राज्य संघ क्षेत्र उठाया। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों का अधिकार, अनुच्छेद 29 में। इसके अलावा मोस्ट इंपोर्टेंट आपके आर्टिकल है अनुच्छेद 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसको बाबा साहब ने संविधान की आत्मा भी कहा है। बाबा साहब ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है, संवैधानिक उपचारों का अधिकारी। इसके तहत दोस्तों अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जो आपके होता है, जो कि 124 अनुच्छेद में, वो 5 प्रकार की रिटर्न निकालता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी का क्या करो, बंदी का प्रत्यक्षीकरण, बंदी को सबसे पहले क्या करो, सबके सामने हाजिर करो,
प्रत्यक्ष करो उसको। परमादेश, परम आदेश, इस ये सुप्रीम कोर्ट आदेश निकालेगा कि ये चीज़ वहीं यहीं की रहीं रुक जाए तो वहीं की वहीं रुक जाएगी, परमादेश निकलता है। प्रतिषेध, किसी भी चीज़ को दोस्तों वहीं पर स्टॉप कर देना, ठीक है। प्रतिषेध यानी कि नगण्य कर देना, नकारात्मक कर देना। उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा, किसी से पूछ लेना कि आप किस अधिकार से आपने ये पद धारण कर रखा है। कुछ प्रकार से दोस्तों, कुल प्रकार से मैं बताना ये चाहता हूँ कि आपसे इन 5 रिट में क्या है ये नहीं पूछेगा, आपसे ये पूछेगा इन 5 रिट के बारे में आपसे पूछ सकता है बीपीएससी, इससे ज़्यादा पीआरटी में अंदर नहीं जाता है। चलिए, सेना सदस्यों को मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं होंगे, ये अनुच्छेद 33 कहता है। जैसे कि मैं आपसे बता दूं, अनुच्छेद 21 हमारा कहता है जीवन जीने का अधिकार, लेकिन सेना में तो जीवन जाने के पूरे पूरे चांस रहते हैं, क्योंकि कहीं से भी गोली आके लग गई, दिमाग में लग गई, सर में मर गए हम, तो इससे हमारा क्या होता है, हमारे जीवन जीने के अधिकार का हनन होगा। इसीलिए अनुच्छेद 33 कहता है कि सेना सदस्यों को मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं होंगे, ठीक है, मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन गांधीवादी विचारधारा पर आधारित था, ठीक है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन, अनुच्छेद 40 आपके डीपीएसपी के अंतर्गत आ जाते हैं। ये दोस्तों राज्य के नीति के निर्देशक सिद्धांत कहे जाते हैं, जिनको आयरलैंड से लिया गया था। इसके साथ मैं आपको बता दूं कि मौलिक अधिकार हमारे यूएसए से लिए गए हैं, मौलिक अधिकार यूएसए से लिए गए हैं, ठीक है, और ये डीपीएसपी आपके लिए गए हैं आयरलैंड से। अनुच्छेद 41 क्या कहता है, काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। काम देगी कौन, राज्य सरकार हमको काम देगी, शिक्षा देगी, लोक सहायता में हमको लोक सहायता भी पाने का अधिकार, लोक नियोजन में पाने का अधिकार है। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, एग्जाम्पल गोवा, ठीक है दोस्तों। देखो, पहले समान नागरिक संहिता आपके गोवा में ही लगी थी, लेकिन वो अंग्रेजों के ज़माने की थी, वो कहीं थी कहीं नहीं है। लेकिन अब जो पहला जो राज्य है वो दोस्तों आपके बन गया है उत्तराखंड पहला बन गया है, दूसरा गुजरात आपके बन गया है, ठीक है। पहला उत्तराखंड बन गया है, दूसरा गुजरात बन गया है। अनुच्छेद 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य। अनुच्छेद 45 बच्चों की देख रेख एवं शिक्षा की व्यवस्था कौन करेगा, बच्चों की देख रेख एवं शिक्षा की व्यवस्था आपके राज्य सरकार करेगी, कौन करेगा, राज्य सरकार। अनुच्छेद 47 राज्य और क्या करेगा, पोषाहार, जीवन स्तर व स्वास्थ्य में सुधार करेगा, इन तीनों में सुधार करेगा, कौन करेगा, राज्य सरकार। 48 कृषि एवं पशुपालन, पशुवध का निषेध, कृषि एवं पशुपालन के शुभ अवसर देगा कौन, राज्य सरकार। और साथ में ही पशुवध का कौन करेगा, निषेध, यानी कि जैसे आपकी गाय हैं, भैंस हैं, तो इनका वध क्या करेगा, निषेध, इनकी हत्या क्या करेगा, जुर्माना मतलब इनकी हत्या को मना करवाएगा। जैसे कि अपनी भैंसा को काटना, और एक तरीके से मतलब गौ हत्या, ये सब आदित्यनाथ योगी जी ने निषेध करवा दी है यूपी में, ठीक है। चलिए, अब आ जाते हैं 48 की ए में क्या है, पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन करना, पर्यावरण का संवर्धन एवं संरक्षण करना। और ये दोस्तों आपकी बीपीएससी ने पूछा था, ठीक है। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार दोस्तों एग्जाम में पूछा गया, एनटीपीसी में भी ये कई बार पूछा गया। अनुच्छेद 50 में क्या है, न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण, यानी 50-50 करके याद रखना, न्यायपालिका का कार्य अलग है और कार्यपालिका का कार्य अलग है। कार्यपालिका के कार्यों की ही समीक्षा करता है कौन, न्यायपालिका, ज्यूडिशरी, ठीक है। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय सुरक्षा, ठीक है, यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंध, ये कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 51 में। चलिए, अब हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ देख लेते हैं, जो कि आपके 51 के काम हैं, और ये आपके संयुक्त राष्ट्र रूस, किससे, लेकिन अब तो दोस्तों रूस मेरे ख्याल से संयुक्त रहा नहीं है, सोवियत संघ रहा नहीं है, सोवियत संघ रूस पहले उसका नाम था। तो दोस्तों ये हमारे जो मूल कर्तव्य हैं वो दोस्तों
किसकी किसकी सिफारिश पर? स्वर्ण सिंह समिति। किसकी? लिख लो यहाँ पर, भूल जाओ तो। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर दोस्तों मूल कर्तव्य लिए गए थे। पहले दोस्तों ये थे 10, अब हो गए हैं 11। 86 में संविधान संशोधन के तहत दोस्तों इसमें 11 भी जोड़ दिया गया है। तो आप देख सकते हो भाग इनका 4 है, भाग 4 का ए, आर्टिकल 51 का ए है। एडिंग बाई 42वां संविधान संशोधन 1946 के 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत दोस्तों 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। देखो 42C 1976 में 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जोड़ा गया, लेकिन 86 में संविधान संशोधन से 11वें फंडामेंटल ड्यूटी को भी जोड़ दिया गया, जो जिसमें कहा गया कि 6 से 14 वर्ष के चिल्ड्रंस को नीड है फ्री और कंपलसरी एजुकेशन की। ठीक है, यानी कि कक्षा 6 से 14 में फ्री और कैसी कंपलसरी एजुकेशन देनी है। ठीक है, चलिए, तो वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट से दोस्तों आपके अगर पूछे भारत का प्रेसिडेंट, भारत का एक प्रेसिडेंट होगा, एक राष्ट्रपति होगा, कौन सा आर्टिकल कहता है? तो दोस्तों आपकी आर्टिकल 52 कहता है। आर्टिकल 53 में उसकी कार्यपालिका की शक्ति है। आर्टिकल 54 में उसकी निर्वाचन की रीति है। और आर्टिकल 55 में क्या है? क्या है? उसका तरीका, उसके निर्वाचन का तरीका है। ठीक है, निर्वाचन का तरीका है। और 54 में उसका निर्वाचक मंडल है कि किस किस को मिलाकर एक राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। ठीक है, 56 में उसका कार्यकाल है, यानी कि उसकी पदाविधि है। 57 में उसका पुनः निर्वाचन है। योग्यता उसकी 58 में, शर्तें 59 में कि क्या क्या शर्तें होंगी, और शपथ उसकी 60 में। देखो दोस्तों, इसमें आर्टिकल 60, आर्टिकल 56, आर्टिकल 53, ये 3 इसमें कई बार पूछे गए हैं। और हाँ, ये आर्टिकल 61, आर्टिकल 61 जो महाभियोग वाला, ये भी कई बार पूछा गया है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर ज़्यादातर मैंने आर्टिकल दोस्तों प्रेसिडेंट के यहाँ पर लिख दिए हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 63 कहता है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, और दोस्तों यही उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ये आर्टिकल 64 कहता है। देखो ये सबको पता है कि राज्यसभा की जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का पदेन सभापति है। तो किस आर्टिकल में? तो आप 63 मत लगा के आना। 63 में तो वो सिर्फ एक उपराष्ट्रपति है, लेकिन राज्यसभा का पदेन सभापति वो 64 में बनेगा। ठीक है, मंत्रिपरिषद की सलाह, मंत्रिपरिषद की सलाह कौन से में? 74 में, प्रधानमंत्री को। ठीक है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, आर्टिकल 75 में, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, ये आर्टिकल 75 में है, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कई बार दोस्तों पूछा गया है। 76 कई बार पूछा गया, अटॉर्नी जनरल, जिसको भारत का महान्यायवादी भी कहते हैं। महान्यायवादी दोस्तों संसद का सदस्य नहीं होता, लेकिन संसद में चल रही कार्यवाही में भाग ले सकता है। ठीक है, ये सत्र न्यायालय हो, अधीनस्थ न्यायालय हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, ये दोस्तों कहीं पे भी जाके ये बैठ सकता है। ये कहीं पे भी जाके ये अपनी बेंच लगा सकता है। ये वहाँ निर्णय नहीं देगा, लेकिन वहाँ शामिल होकर वहाँ क्या चल रहा है वो सारी कार्यवाही में भाग ले सकता है। चलिए अब देखो, सरला संसद 79 में है, राज्यसभा 80 में है, लोकसभा 81 में है। ठीक है, संसद दोस्तों आपके राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है। जब भी कोई संशोधन विधेयक या साधारण विधेयक या विधि विधेयक, जब भी दोस्तों कोई भी विधेयक पारित होता है, तो उसको पारित होने के लिए राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों के सिग्नेचर अति आवश्यक होते हैं। बिना राष्ट्रपति के सिग्नेचर के दोस्तों कोई भी विधेयक, कोई भी कानून पारित नहीं हो सकता। राज्यसभा में अधिकतम संख्या दोस्तों 250 हो सकती है। ठीक है, 238 प्लस 12, क्योंकि राज्यसभा में आपको अच्छे से पता है कि 12 सदस्य दोस्तों मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। लोकसभा में 550, कितनी? 550 सदस्य हो सकते हैं। वर्तमान में 543 हैं, वर्तमान में 543 हैं। ठीक है, अनुच्छेद 85 कहता है कि संसद के सत्र का सत्रावसान, यानी कब उसका शुरुआत होगी, विघटन कब होगा, स्थगन कब होगा,
उसको सत्राहूत कब होगा, यानी कि उसका वो स्टॉप कब होगा, स्टार्ट कब होगा, ख़त्म कब होगा, डिले कब होगा, ये सब का सब दोस्तों आर्टिकल 85 में कहा गया है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं। अनुच्छेद 100 में कहा गया लोकसभा स्पीकर का निर्णायक मत। आपने देखा होगा जो लोकसभा का जो स्पीकर होता है, जैसे वर्तमान में दोस्तों ओम बिरला जो है वो वर्तमान में लोकसभा स्पीकर है। लेकिन आपने देखा होगा कि कभी कभी दोस्तों वोटिंग ऐसी होती है कि बराबर बराबर मत हो जाते हैं, तो लोकसभा का स्पीकर उस दशा में अपना निर्णायक मत देगा। जैसे कि मान लो 100 वोट इधर पड़े विपक्ष में, 100 वोट दोस्तों पक्ष में पड़ गए। अब मामला तो डिले हो गया, तो उनको एक जो निर्णायक मत होता है वो स्पीकर देता है बाद में। तो स्पीकर अपना वोट जिधर दे देगा उधर ही मामला पारित हो जाएगा। तो ये जो लोकसभा स्पीकर का जो निर्णायक मत है वो अनुच्छेद 100 में है। 107 में दोस्तों साधारण विधेयक है, 110 में धन विधेयक है, 108 में संयुक्त अधिवेशन है। वही दोस्तों संयुक्त अधिवेशन ज्वाइंट सिटिंग जो कि ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ठीक है, अभी दोस्तों आगे मैं आपको बताऊंगा कि सारी चीज़ें कहाँ से ली गई हैं। तो 107 में आपको याद रखना है साधारण विधेयक है, 108 में संयुक्त अधिवेशन है, 110 में धन विधेयक है और 112 में दोस्तों आपकी बजट है। बजट का मतलब वित्त विधेयक है। ठीक है, अब मैं आपको वित्त विधेयक से यानी बजट से संबंधित बातें बता दूं कि रॉबर्ट बॉल ने 1773 में ब्रिटिश की संसद में सबसे पहले बजट पेश किया था। यूपी में नहीं, दो मतलब इंडिया में नहीं, ब्रिटिश जो ब्रिटेन की संसद थी वहाँ दुनिया में पहली बार बजट पेश किया गया था रॉबर्ट बॉल के द्वारा 1773 में। ठीक है, भारतीय संसद में पहली बार बजट पेश किया गया था जेम्स विल्सन के द्वारा 1860 में। जेम्स विल्सन के द्वारा 1860 में। और भारत में जो सबसे पहले बजट पेश किया गया था यानी कि स्वतंत्र भारत में, वो आर के षणमुखम शेट्टी के द्वारा। अगर पूछ ले कि भारत में सबसे पहले बजट कब पेश किया गया था, यानी कि पूछे कि स्वतंत्र भारत का सबसे पहला बजट किसके द्वारा पेश किया गया था, तो षणमुखम शेट्टी के द्वारा। चलिए, इसके अलावा दोस्तों अब हम सुप्रीम कोर्ट पे आ जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 124। तो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश इसके कौन है, जैसे जो कार्यकारी जो मुख्य न्यायाधीश दोस्तों होते हैं वो दोस्तों आपके अनुच्छेद 126 में। सुप्रीम कोर्ट ही कौन से आर्टिकल में, ये 124 में है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेखीय न्यायालय होगा, ये अनुच्छेद 129 कहता है। अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट, 126 में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, 129 में एससी का एक मतलब सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेखीय न्यायालय होगा, ये अनुच्छेद 129 कहता है। अभिलेखीय न्यायालय का मतलब सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन दोस्तों एक यानी कि दोस्तों अभिलेख की तरह संरक्षित रखे जाएंगे और उसकी मर्जी से ही न्यूज़पेपर में जो उसके द्वारा सुनाए गए जो निर्णय होते हैं वो निकलते हैं। यही दोस्तों एक यानी अभिलेखीय न्यायालय है। ठीक है, एक यानी अभिलेखीय न्यायालय होगा। अनुच्छेद 131 में सुप्रीम कोर्ट का मूल क्षेत्राधिकार होता है और यही आपकी बीपीएससी ने पूछा था। देखो दोस्तों, एस की सी से फाइट, यानी कि अगर स्टेट की सेंट्रल से फाइट होगी, अगर किसी भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में कोई मतभेद है तो वो सुप्रीम कोर्ट का मूल क्षेत्राधिकार होता है। सुप्रीम कोर्ट उस केस को अपने पास बुला लेती है। अगर दो राज्यों के बीच में कोई लड़ाई होती है किसी भी चीज़ को लेकर, तब भी दोस्तों उसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में ही होगी और ये सुप्रीम कोर्ट का मूल क्षेत्राधिकार है जो कि अनुच्छेद 131 में निहित है। 137 कहता है सुप्रीम कोर्ट अपने निजी निर्णयों का पुनर्विलोकन कर सकती है। यानी कि अगर मान लो सुप्रीम कोर्ट ने धोखे से अगर कोई गलत डिसीजन सुना दिया है तो वो उस डिसीजन को रिकंडक्ट कर सकती है, मतलब फिर से उसकी सुनवाई कर सकती है, डिसीजन बदल सकती है, अपने द्वारा सुनाए गए डिसीजन पर फिर से विचार कर सकती है और ये अनुच्छेद 137 में कहा है। चलिए, वर्तमान में 1+33 कुल 34 न्यायाधीश हैं। एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं और 33 उनके नीचे काम करने वाले न्यायाधीश होते हैं। सुप्रीम कोर्ट से संबंधित 99वां संविधान संशोधन निरस्त कर दिया गया था। दोस्तों आपने सुना होगा 86वां संविधान संशोधन, 69वां संविधान संशोधन, 92वां संविधान संशोधन, ऐसे ही दोस्तों एक संविधान संशोधन है 99वां। तो दोस्तों इकलौता संविधान संशोधन 99वां जिसको क्या किया गया, जिसको दोस्तों निरस्त कर दिया गया। तो आपको याद रखना, पूछ ले कि निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन निरस्त किया गया था, पूछ ले 98वां, 99वां, 100वां, 105वां, तो आपको पता होना चाहिए कि 99वां। ठीक है,
इसमें कार्यकाल दोस्तों क्या होता है, जो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, या तो दोस्तों उनके कार्यकाल का पूरे 5 साल हो जाएं, और नहीं तो 65 साल, जो भी दो पहले हो, दो में से जो भी पहले हो उसी के अकॉर्डिंग। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति ले लो, यानी पहले ही राष्ट्रपति की आज्ञा ले लो, तो सुप्रीम कोर्ट की बैठक दिल्ली के अलावा कहीं और भी हो सकती है। वैसे दोस्तों सुप्रीम कोर्ट तो दिल्ली में ही है, लेकिन अगर राष्ट्रपति चाहे, राष्ट्रपति यानी अनुमति दे दे, तो सुप्रीम कोर्ट की बैठक दोस्तों आपके कहीं भी हो सकती है। बिहार में भी हो सकती है, यूपी में भी हो सकती है, बंगलौर, कर्नाटक, तिरुवनंतपुरम, कहीं भी हो सकती है। चलिए, सेना न्यायालय के द्वारा दिए गए दंड के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं कर सकते हो। अगर दोस्तों जो सेना का न्यायालय है, जो आर्मी का दोस्तों आपके न्यायालय है सेना का, अगर वहाँ से आपको मृत्यु दंड मिला है या कोई सा दंड मिला है, उसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट में अर्जी नहीं लगा सकते हैं। चलिए, 141 कहता है सुप्रीम कोर्ट का निर्णय अधीनस्थ न्यायालयों पर लागू होगा। इसका मतलब क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई चीज़ सुना दी है तो वो जितने भी उसके अधीनस्थ न्यायालय क्या, जितने भी पूरे भारतवर्ष में, चाहे वो जिला का न्यायालय हो, चाहे वो राज्य का न्यायालय हो, चाहे कोई सा भी छोटा बड़ा न्यायालय हो, सुप्रीम कोर्ट का फैसला सभी न्यायालयों को मान्य करना पड़ेगा। और ये आर्टिकल 141 कहता है। इसके अलावा अनुच्छेद 143 आपके बीपीएससी में पूछा गया था, राष्ट्रपति को परामर्श देने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट मतलब राष्ट्रपति को परामर्श देगी सुप्रीम कोर्ट। जैसे कि राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि हमें आपके परामर्श की ज़रूरत है, तो सुप्रीम कोर्ट परामर्श देगी। अब उस परामर्श को राष्ट्रपति मानने या ना मानने, ये मर्जी राष्ट्रपति की है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बाध्य है राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए। ठीक है। 148 में क्या है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG, ठीक है, CAG कैग, इसकी उम्र या तो 6 वर्ष, यानी कि इसका कार्यकाल या तो 6 वर्ष हो जाए, नहीं तो इसकी आयु 65 वर्ष हो जाए, वैसे ही उसको रिटायर कर दिया जाता है। तो आपको आर्टिकल याद रखना है, 76 महान्यायवादी और 148, ये दोनों दोस्तों सैकड़ों बार पूछे गए हैं, बिहार ने नहीं पूछे हैं सैकड़ों बार। चलिए, राज्यों का राज्यपाल होगा, 153 कहता है, राज्यपाल की नियुक्ति 155, राज्यपाल के क्षमादान की शक्ति। देखो दोस्तों, जिस प्रकार से अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति देता है क्षमादान, उसी प्रकार से अनुच्छेद 161 में कौन देता है, अनुच्छेद 161 में राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति है। ठीक है, और 72 में राष्ट्रपति का समाधान है। ठीक है, मैं वहाँ लिखना भूल गया था, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया। तो 72 में राष्ट्रपति क्षमादान देता है और राज्यपाल 161 में देता है। इसी प्रकार दोस्तों 123 मैंने यहाँ लिखा है कि नहीं लिखा है, नहीं लिखा है, चलो यहाँ बता दे रहा हूँ मैं। 123 में क्या करता है, 123 और 213, ये अध्यादेश के आर्टिकल हैं। किसके, अध्यादेश के। राष्ट्रपति का अध्यादेश 123 में है, यानी 123, और राज्यपाल का अध्यादेश 213 है। कुछ नहीं दोस्तों, 123 और 213 आप ये दोनों याद रखना। तो इसमें प्रेसिडेंट अपना देता है अध्यादेश, और इसमें देता है 213 में देता है गवर्नर, यानी कि प्रेसिडेंट, मतलब गवर्नर मतलब आपका राज्यपाल। चलिए, एक 163 कहता है, राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। ठीक है, जिस प्रकार से 74 में प्रधानमंत्री को देने के लिए था, ठीक है, और 143 में राष्ट्रपति को देने के लिए था सलाह, उसी प्रकार 163 में मंत्रिपरिषद किसको देगी, राज्यपाल को। 167 में क्या है, मुख्यमंत्री राज्यपाल को जानकारी देगा। मुख्यमंत्री जो भी अपडेट होती है वो राज्यपाल को देता है, और राज्यपाल सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पहुंचाती है। विधान परिषदों का सृजन 169, विधानसभाओं का सृजन 170, यानी कि पूछ ले कि राज्य की विधानसभा कौन से आर्टिकल में, 170, विधान परिषद कौन से आर्टिकल में, 169, ठीक है, विधानमंडल कौन से में, तो 168। तीनों दोस्तों लगे हुए हैं, पहले विधानमंडल आएगा, फिर विधान परिषद आएगा, फिर विधानसभा आएगी। ठीक है, तो मंडल, परिषद और सभा, तो MPS, ऐसे दोस्तों याद रखो, MPS, M फॉर मंडल, तो सबसे पहले मंडल, P फॉर
परिषद, सो सबसे पहले परिषद मतलब मंडल, फिर परिषद, फिर सभा, तो MPS ऐसे करके याद रखना। 213 में राज्यपाल का अध्यादेश है और 123 में राष्ट्रपति का अध्यादेश है। ठीक है, एक एक आर्टिकल दोस्तों कई कई एग्जामों में बार बार पूछा गया है। ठीक है, इसके अलावा 214 में प्रत्येक राज्य की एक हाई कोर्ट होगा। आपने देखो हर राज्य में एक हाई कोर्ट होता है। ठीक है, लेकिन 231 क्या कहता है कि ज़रूरी नहीं कि एक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट हो। ये भी हो सकता है कि किन्हीं छोटे छोटे 3 राज्यों को मिलाकर उनका कोई एक ही हाई कोर्ट बना दिया जाए, जैसे कि गुवाहाटी है कि नहीं। तो ऐसे बहुत सारे जैसे हाई कोर्ट हैं। जैसे गुवाहाटी का क्षेत्राधिकार सबसे बड़ा है। गुवाहाटी जो हाई कोर्ट है वो दोस्तों 4-5 राज्यों का हाई कोर्ट उसमें लगता है। 223 में क्या है, SC हाई कोर्ट के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। 226 में क्या है, हाई कोर्ट रिट निकालेगी। देखो दोस्तों, अनुच्छेद 32 में तो सुप्रीम कोर्ट रिट निकालता है, 226 में कौन रिट निकालेगा, मतलब आपके हाई कोर्ट है वो। दोनों आर्टिकल याद रखना, 32 में सुप्रीम कोर्ट, 226 में हाई कोर्ट। ठीक है, एक या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त एक हाई कोर्ट हो सकता है और ये 231 में पूछा गया है। 231 में दोस्तों कहता है कि एक से अधिक राज्यों के लिए एक ही हाई कोर्ट हो सकता है और ये कई एग्जामों में पूछा गया है। और दोस्तों ये आपकी BPSC में, सिविल सर्विसेज में भी, BPSC PCS में पूछा गया है। वर्तमान में इसमें भारत में 25 हाई कोर्ट हैं। राज्य सूची के विषय पर केंद्र कानून बना सकती है, 249, ये आपसे पूछा गया था। ये BPSC 70 का क्वेश्चन है। ठीक है, वैसे तो राज्य सूची पर राज्य ही कानून बनाता है, लेकिन कोई विशेष परिस्थिति ऐसी आ जाती है कि राज्य अगर आग्रह करे तो राज्य सूची पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। ये 249 कहता है। अंतर्राज्यीय नदी जल विवादों का निपटारा 262 में है। 248 में अवशिष्ट सूची है। ये दोस्तों आपकी चौथी अनुसूची है। 3 अनुसूची आपने पढ़ी हैं जो कि आपके 7 शेड्यूल में दी हैं, केंद्र, राज्य और सम्मति। ये दोस्तों ऐसी अनुसूची है जिस पर ये अवशिष्ट विषय इसमें आते हैं। जिन विषयों पर कोई भी कानून नहीं बना पाता, उन विषयों पर, गिने चुने विषयों पर कौन कानून बनाता है, दोस्तों केंद्र सरकार कानून उन पर बना देगी। तो ये दोस्तों आपकी अवशिष्ट सूची है। ठीक है, 248 में। चलिए, संचित निधि और आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि से दोस्तों पैसा निकालना बहुत आसान है। जब भी कोरोना आ जाएगा या कोई भी ऐसी विपदा आपदा आ जाएगी आकस्मिक तौर पर, जिसमें दोस्तों मात्र प्रेसिडेंट अगर साइन कर देगा, क्योंकि आकस्मिक निधि दोस्तों प्रेसिडेंट के साइन से ही निकलती है। 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 100 करोड़ प्रेसिडेंट साइन कर देंगी, प्रेसिडेंट महोदया पैसे निकल आएंगे 267 से। 266 में संचित निधि। इस संचित निधि से पैसा निकालने के लिए पूरी प्रोसेस है। पूरा एक विधेयक पारित होता है, वित्त विधेयक। ये हमको 2000 करोड़ रुपए निकालने हैं संचित निधि से, इनके साइन उनके साइन होके तब ये निकलता है। ये दोस्तों पूरा पार्लियामेंट में, ये पूरी पार्लियामेंट का इसकी ज़रूरत रहती है। 266। कुछ राज्यों को संघ से अनुदान भी मिलता है। कुछ राज्यों को सेंट्रल गवर्नमेंट से यानी अनुदान मिलता, पैसा मिलता है। ये आपके 275 में है। ठीक है, 280 में क्या है, वित्त आयोग है। वित्त आयोग 275 में। फाइनेंस मिनिस्टर, आपको बताना है कि वर्तमान में फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। 292 में दोस्तों भारत सरकार द्वारा उधार लेना। भारत सरकार जो अन्य दोस्तों बैंकों से या अन्य, जैसे आपकी विश्व बैंक है या जो बाहर की और दोस्तों आपकी जो बैंक हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर आप किसी राज्य से कर्जा ले रहे हैं, वो सब आपका 292 में लिया जाता है। 300A में संपत्ति का अधिकार। दोस्तों पहले आपका फंडामेंटल राइट कितने थे, 7 फंडामेंटल राइट्स, किसके, मौलिक अधिकार पहले आपके 7 थे, अब वर्तमान में हो गए 6। तो जो 7वां मौलिक अधिकार था वो दोस्तों संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में था। अब उसको मौलिक अधिकार से सिंपल सा कानूनी अधिकार बनाकर 300 का ए में रख दिया है। ठीक है दोस्तों, तो उसका नाम है संपत्ति का अधिकार। अखिल भारतीय सेवाएं। अखिल भारतीय सेवाएं दोस्तों आपके 312 में। 315 में दोस्तों आपके UPSC और PSC यानी कि लोक सेवा आयोग है आपके, दोनों राज्य के भी और
केंद्र का भी, तो केंद्र का तो यूपीएससी है, और राज्य का दोस्तों आपके जेपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीएससी, यूपीपीएससी है ना। तो ऐसे दोस्तों राज्य के, तो ये संघ और राज्य लोक सेवा आयोग दोनों आपके कहाँ दिए हैं? 315 में। अनुच्छेद 315 को याद रखना कि एसपी अपनी जेब में 315 की गोली रखता है, ठीक है, एसपी। अब देखो, संघ और राज्य लोक सेवा आयोग के जो कर्मचारी होते हैं लोक सेवा आयोग में, या तो वो 65 साल के हो जाएं, नहीं तो उनकी उम्र 6 वर्ष, मतलब या तो वो 65 साल के हो जाएं, नहीं तो उनका कार्यकाल 6 वर्ष का हो जाए। जो भी पहले हो जाएगा वहीं से दोस्तों उनको रिटायर कर दिया जाएगा। यहाँ तक दोस्तों मैं नॉन स्टॉप आपसे बोल रहा हूँ, अभी तक मैंने ना ही दोस्तों आपको लाइक करने के लिए बोला, ना ही आपको सब्सक्राइब करने के लिए बोला। तो अभी तक दोस्तों मेरी मेहनत को देखते हुए प्लीज़ यार भैया या बहन, जो भी आप वीडियो देख रही हैं, चैनल को लाइक कर दें, मतलब वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, और भी लोगों के पास आप ये शेयर कर लें। इसके अलावा अगर दोस्तों आप मेरे सारे नोट्स ख़रीदना चाहते हैं तो मात्र 250 रुपये आप दोस्तों मुझे पे कीजिए, और मेरा नंबर है 9410481086, 9410481086। ये दोस्तों मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप इस व्हाट्सअप नंबर पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों 400 लोग मेरे साथ जुड़े हैं जो कि मेरे नोट्स को परचेज किए हैं। मैं अपने आप में सिलेक्टेड बंदा हूँ, सिलेक्टेड टीचर हूँ, वो भी जनरल कैटेगरी से। मेरे 85 दोस्तों मार्क्स थे, ठीक है। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, और मात्र 250 रुपये में सारे दोस्तों मेरे आपको नोट्स मिलेंगे जिनसे मेरा खुद का सिलेक्शन हुआ। 324 में क्या है? निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ECI, ठीक है। 330 में दोस्तों क्या है? 330 में क्या है? लोकसभा में सुप्रीम कोर्ट और SC शेड्यूल ट्राइब्स के लिए स्थानों का आवंटन, ठीक है। 330 में 338 और 338 का A, 338 का B, ये आपके SC में, ये आपके BPSC में पूछा गया था। तो 338 में आपके SC आयोग है, अनुसूचित जाति आयोग। 338 के A में अनुसूचित जनजाति आयोग है, शेड्यूल ट्राइब्स। 338 का B में आपकी OBC है, ठीक है, अदर बैकवर्ड क्लास OBC, ठीक है। 338 के में SC आयोग है, 338 के A में ST आयोग, 338 का B में OBC आयोग। 343 कहता है हिंदी देश की राजभाषा होगी, राष्ट्रभाषा नहीं, राजभाषा होगी। क्या होगी? राजभाषा। 350 का A कहता है प्राथमिक स्तर पर शिक्षा मातृभाषा में ही दी जाएगी, यह आपकी कहता है 350 का A। 352 में आपके राष्ट्रीय आपात है। 356 में राष्ट्रपति शासन है, ठीक है। 350 में नहीं, 50 में नहीं दोस्तों, 360, यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया है, 360 में दोस्तों आपके वित्तीय आपात है। 360 में क्या है? वित्तीय आपात है। 352 में राष्ट्रीय आपात है। 356 में राष्ट्रपति शासन है, और 360 में वित्तीय आपात है। 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। ये दोस्तों आपके साउथ अफ्रीका से ली गई है, साउथ अफ्रीका से ली गई है। चलिए 371 महाराष्ट्र और गुजरात से संबंधित है, आर्टिकल 371। अब 371 का A है नागालैंड से, B है असम से, और C है मणिपुर से, और D है आंध्र प्रदेश से। तो इसमें दोस्तों आपको याद रखना है नामा करके, NAMA, N फॉर नागालैंड, A फॉर असम, M फॉर मणिपुर, A फॉर आंध्र प्रदेश, ठीक है। ऐसे करके आप इसको याद रखिए। इम्पोर्टेंट फैक्ट जरा जान लिए। संवैधानिक का मतलब होता है ऐसा पद या संस्था जिसका उल्लेख संविधान में हो, जैसे कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। 52-63 324 में दोस्तों क्या है? ECI, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। 280 में वित्त आयोग है। 315 में UPSC, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, ठीक है। तो ऐसे दोस्तों तो ऐसे कौन से? ये दोस्तों आपके संवैधानिक आयोग हैं। वैधानिक या विधिक सांविधिक, वैधानिक, विधिक या सांविधिक, संविधान में उल्लेख नहीं लेकिन संसद विधानमंडल ने बनाया है इनको, जैसे कि महिला आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, मानवाधिकार आयोग, ठीक है। विश्व का विशालतम संविधान हमारे भारत का ही, जिसमें 395 क्या है? 395 क्या है? आर्टिकल है। मूल आर्टिकल दोस्तों 395 है। अगर आप टोटल आर्टिकल देखो तो 370-80 हैं, नहीं सॉरी दोस्तों 470-80 हैं। अमेरिका के संविधान में मात्र 7 आर्टिकल हैं। चाइना में 138 हैं, कनाडा में 147 हैं,
ऑस्ट्रेलिया में 128 हैं, साउथ अफ्रीका में 253 आर्टिकल। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस देश के संविधान में कितने आर्टिकल हैं। अब चलिए दोस्तों हम बात कर लें संविधान के स्रोत। अब हम बात करें संविधान के स्रोत। तो संविधान के स्रोत में आप देखिए कि 1935 के अधिनियम से दोस्तों क्या क्या लिया गया है। संघीय तंत्र, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी, पीएससी, ये दोस्तों आपके 1935 के अधिनियम से लिए गए हैं। इसलिए तो भारत के संविधान को उधार का थैला कहते हैं। भारत का संविधान जब बन रहा था तो 1935 के भारत शासन अधिनियम 1935 किससे, भारत शासन अधिनियम 1935 से ही दोस्तों बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने ली थी उधार, इसलिए इसको उधार का थैला भी कहा गया। चलिए, तो संघीय तंत्र, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग ये 1935 के अधिनियम से लिए गए। ब्रिटेन से दोस्तों संसद ली गई, एकल नागरिकता ली गई। आपको पता है कि यूएसए में डुअल सिटीजनशिप है, लेकिन भारत में सिंगल है, सिंगल सिटीजनशिप। ठीक है, विधि के समक्ष समता, ये दोस्तों आर्टिकल 14 अनुच्छेद 14 आपके ब्रिटेन से लिया गया है। द्विसदनीय व्यवस्था, द्विसदनीय व्यवस्था कौन सी, जैसे कि एक लोकसभा होगी और एक राज्यसभा होगी, ये भी आपकी ब्रिटेन से ही लिया गया है। आयरलैंड से आपके क्या लिया गया, प्रेसिडेंट का निर्वाचक मंडल, डीपीएसपी लिए गए हैं, यानी कि राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धांत। 12 जो सदस्य जो मनोनीत किए जाएंगे, राष्ट्रपति जो राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करता है, ये भी चीज़ आपके आयरलैंड से ही ली गई है। ऑस्ट्रेलिया से दोस्तों क्या क्या लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से आपके एक तो अनुच्छेद 8 लिया गया है, मतलब जॉइंट सिटिंग, मतलब संयुक्त अधिवेशन। प्रस्तावना की भाषा क्या होगी, ये भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। वित्त आयोग भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। संवर्ती सूची भी ऑस्ट्रेलिया से ही ली गई है। ठीक है, चलिए, इसके अलावा अमेरिका से दोस्तों आपके संविधान की सर्वोच्चता ली गई है, मूल अधिकार लिए गए हैं, स्वतंत्र न्याय, जो न्यायपालिका जो हमारी स्वतंत्र है, अभी अनुच्छेद 50 में कहा गया कि नहीं, न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण 50-50 अनुच्छेद 50 में बताया था। तो जो न्यायपालिका जो स्वतंत्र है, ये भी दोस्तों अमेरिका से लिया गया। अमेरिका में न्यायपालिका स्वतंत्र है। न्यायिक पुनरावलोकन 137, न्यायिक पुनरावलोकन यानी अपने द्वारा सुनाए गए न्याय का फिर से रीअटेम्प्ट कर सकते हैं। न्याय को फिर से अगर गलत सुनाया तो उसको फिर से उसको सुनवाई करके सही सुना सकते हैं। महाभियोग अनुच्छेद 61, ये भी अमेरिका से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद भी अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, अब देखो दोस्तों, आपातकालीन प्रावधान, आपने सुना होगा कि आपातकालीन जो आपातकाल है वो जर्मनी के वीमर सिद्धांत से लिया गया है, जर्मनी के वीमर सिद्धांत से लिया गया है, लेकिन अनुच्छेद 360 यहाँ से नहीं लिया गया है। 360 में जो वित्तीय आपात है, जो कि अभी तक भारत में नहीं लगा है दोस्तों, 52-56 तो लग चुके हैं, 360 नहीं लगा है। तो वो दोस्तों 360 आपके जर्मनी से नहीं लिया गया। उसके अलावा दोस्तों बाकी जितने भी आपातकाल हैं सारे जर्मनी के वीमर सिद्धांत से लिए गए हैं। मौलिक अधिकारों का निलंबन, मौलिक अधिकारों का जो निलंबन करता है राष्ट्रपति, ये बात भी जर्मनी के सिद्धांत से ही ली गई है। अब इसके बाद चलिए, दक्षिण अफ्रीका से दोस्तों आपके 368 लिया गया संविधान संशोधन की प्रक्रिया। कनाडा से लिया गया संघीय व्यवस्था। अवशिष्ट सूची, वही दोस्तों अवशिष्ट सूची जो मैंने आपको चौथी सूची बताई थी कि नहीं, अवशिष्ट सूची वही। प्रेसिडेंट का सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेना 143, ठीक है, अनुच्छेद 143, ये भी आपके कनाडा से लिया गया है। केंद्र राज्य संबंध सरकारिया आयोग, केंद्र राज्य संबंध सरकारिया आयोग, ठीक है, ये भी दोस्तों आपके ये भी केंद्र राज्य संबंध कनाडा से लिए गए हैं। राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होगी, ये भी कनाडा से लिया गया है। इसके अलावा दोस्तों मैंने आपको ये तो बता दिए। तो कुल मिला के दोस्तों यही आज की वीडियो थी। ठीक है, आर्टिकल दोस्तों यहाँ से ज़्यादा यहाँ से बाहर नहीं पहुँचेगा। तो प्लीज़ आप सबसे विनम्र निवेदन है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और मात्र 250 रुपये में आप मेरे स्ट्रेटजी दोस्तों मेरी क्या थी, मेरी रणनीति क्या थी जिससे मेरा सिलेक्शन हुआ, 85 मेरे मार्क्स आए। अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो 94 10 48
1086 मात्र दोस्तों कौड़ियों के भाव में, मतलब मात्र 250 में आपको मेरा मार्गदर्शन आपको देखने को मिलेगा। 94 10 48 10 86। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो भी खास नरकटियागंज या नरकटियागंज के आसपास जो भी लोग रहते हैं वो मुझसे ऑफलाइन में भी वो दोस्तों मुझसे कोचिंग ले सकते हैं, क्योंकि मैं खास नरकटियागंज में मैं रहता हूँ, शिवगंज इलाके में। चलिए दोस्तों, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय भीम, जय भारत।